Good morning, students. In the last video, we have discussed about the 8 aggregates of the national income, how these are defined, and how to convert from one aggregate to another aggregate. I hope the last video has helped you in understanding these concepts. Now, in today's video, we are going to learn about the methods of estimating these aggregates, of calculating these aggregates. And if we rewind to previous videos, in circular flow of income, we have learned about the triple identity, that the value of production is always equivalent to the value of factor income generated, and it is always equivalent to the value of expenditure done in the economy. Similarly, in the last video हमने एग्रीगेट्स को डिफाइन करने के 3 मेथड्स सीखे थे, और उन 3 मेथड्स का क्या क्या नाम था? प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सो इन एग्रीगेट्स को फाइंड आउट करने का, कैलकुलेट करने का, एस्टिमेट करने के भी 3 मेथड्स हैं, और वो 3 मेथड्स यही हैं: इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, द प्रोडक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडिड मेथड, एंड द थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड ना सिर्फ न्यूमेरिकल्स निकालने में हमें हेल्प करेंगे, सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, लेकिन इनकी थ्योरी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम, न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा नेशनल इनकम से रिलेटेड, लेकिन साथ ही साथ इनके मेथड्स, जो ये 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स, इन पे कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। सॉरी, इन पे कोई भी 3 मेथड्स भी कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी MCQ 3 मार्क्स क्वेश्चन या 4 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो कई बार हम एज अ स्टूडेंट क्या करते हैं, वी जस्ट फोकस ऑन द फॉर्मूला कि फॉर्मूला क्या है, और बस वो अप्लाई करते हैं, हम उसकी कंसेप्ट में नहीं जाते हैं। So in this video we are going to learn about the theoretical part of the formulas, and in later videos we will solve the numericals also. तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम इनकम मेथड लेते हैं। सबसे इजी मेथड है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड कैसे डिफाइन करती है डोमेस्टिक इनकम को? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। 1 साल के अंदर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो जो फैक्टर इनकम जनरेट हुई है उन सबको ऐड कर दो तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। फोकस इज ऑन फैक्टर इनकम। सिमिलरली नेशनल इनकम कैसे डिफाइन करता है ये मेथड? इट रेफर्स टू दी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सो दोनों ही डेफिनेशन में फोकस किया है फैक्टर इनकम। और अगर आप वीडियो देखा हो, सीखा हो, उसमें आपने फैक्टर इनकम ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स वीडियो में हमने डिफाइन किया था फैक्टर इनकम क्या होती है। इट इज़ द इनकम विच इज़ अर्न फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। अपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज लाइक रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। तो इनकम मेथड में फोकस इन फैक्टर इनकम का है, ठीक है। अब सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये कौन सा एग्रीगेट देता है हमें? ये मेथड जब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेगा तो जो 8 एग्रीगेट्स थे उसमें से ये कौन सा एग्रीगेट हमें एस्टिमेट करके देता है? सो इनकम मेथड गिव्स NDP at FC. What it gives? It gives NDP at FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और NDP at FC का दूसरा नाम क्या था? दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। यानी ये मेथड डायरेक्टली हमें डोमेस्टिक इनकम एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डोमेस्टिक इनकम और NDP at FC विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड? तो फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले में 3 कॉम्पोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, 3 कॉम्पोनेंट्स, 3 मेजर हेडिंग्स हैं इस फॉर्मूले के। फर्स्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेकेंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड थर्ड इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो NDP at FC is equal to compensation of employee प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जब ये 3 मेजर हेडिंग्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास एग्रीगेट आ जाएगा NDP at FC, और दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम।
इतना इजी तो नहीं है, यानी इन कंपोनेंट्स के भी फर्दर पार्ट्स होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सो व्हाट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय? It is the income, it is the reward given by the employer to the employee for rendering their services in generation of services or production of goods. Again I am repeating, what is compensation of employee? It is the reward given by the employer to the employee for giving their factor services in production of goods and services. यानी ये वो पेमेंट्स हैं जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है सर्विसेज देने के लिए, ठीक है। अभी किस किस फॉर्म में हो सकती हैं? तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फर्दर क्या इंक्लूड करता है? फर्स्ट इट इंक्लूड वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो कैश में पेमेंट सैलरीज दी जा रही है, लाइक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस डीए, डियरनेस अलाउंसेस, ये जो कैश में दिया जा रहा है। सो फर्स्ट इज वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। सेकेंड इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को काइंड में यानी फैसिलिटीज़ की फॉर्म में भी देते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट फ्री अकोमोडेशन, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग कार, टेलीफोन सर्विसेज, प्रोवाइडिंग सर्वेंट। तो इस पे भी खर्चा कर रही है कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी खर्चा इन पे कर रही है कंपनी वो सैलरी का ही पार्ट है। सो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। नाउ कम्स द थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या होती हैं? एम्प्लॉयज़ की पता है एक एज तक वो काम करेंगे, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, तो वो कैसे अपनी इनकम अर्न करें, तब के लिए स्कीम्स चलाई जाती हैं, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस, ग्रेजुएटीज़, रिटायरमेंट पेंशंस। तो इन स्कीम्स में जब तक एम्प्लॉय काम करता रहता है उनकी सैलरी में से कुछ पोर्शन डिडक्ट करते रहते हैं, और जब वो रिटायर हो जाते हैं तब वो अमाउंट उनको दिया जाता है। अब मैंने क्या कहा? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, हर महीने 24% कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है प्रोविडेंट फंड में, जिसमें से 12% एम्प्लॉय को देना होता है और 12% एम्प्लॉयर को देना होता है। तो जो एम्प्लॉय है वो तो अपनी कैश सैलरी में से ही पे करेगा, तो यानी वो ऑलरेडी कैश सैलरी का ही पार्ट है। लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो तो अलग से दे रहा है, तो यानी अब एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ गई। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 10,000 रुपये है, तो यानी 10,000 पे 24% यानी 2,400 रुपये उसके ईपीएफ में जाएंगे। अब 2,400 यानी 2,400 में से 12% यानी उसका हाफ, 12% तो कौन देगा? एम्प्लॉय, और 12% देगा एम्प्लॉयर, यानी 1,200 रुपये एम्प्लॉय देगा और 1,200 एम्प्लॉयर देगा। तो एम्प्लॉय कहाँ से देगा? एम्प्लॉय तो अपनी कैश सैलरी में से ही देगा, तो यानी ये कैश सैलरी का ही ऑलरेडी पार्ट है। लेकिन एम्प्लॉयर तो अलग से दे रहा है ना, तो एक्चुअल में उसको सैलरी कितनी मिली? एक्चुअल में उसे सैलरी मिली 10,000 प्लस एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1,200, एक्चुअली में उसकी सैलरी 11,200 हो गई। तो हमें ये याद रखना है कि एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वही हम इंक्लूड करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का ही पार्ट बन जाता है। सो सीओई के 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक प्रोविडेंट फंड। दूसरी मेजर हेडिंग क्या थी? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ज़रा हम ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस? इट इज़ द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहे हैं, जो अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स से, बिजनेस स्किल्स से कमा रहे हैं, वो जो इनकम्स हैं उन्हें हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड्स रेंट, लैंड के बदले में रेंट मिलेगा, रॉयल्टी, इंटेलेक्चुअल कोई काम किया है, माइंस वगैरह हैं, आप खुद उसको यूज़ नहीं कर सकते, किसी और को राइट दे रहे हैं, उसके बदले में जो इनकम मिल रही है दैट इज़ कॉल्ड रॉयल्टी। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, आपके पास सेविंग्स हैं, पैसा है वो आप खुद यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी और को बिजनेस करने के लिए दे रहे हैं और उसके बदले में इंटरेस्ट ले रहे हैं, सो दैट इज़ इंटरेस्ट। एंड द प्रॉफिट, प्रॉफिट बिजनेस जो कर रहे हैं
चाहे पार्टनरशिप में हो, चाहे सोल ट्रेडरशिप में हो, चाहे कंपनीज हो, उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इज अ पार्ट फॉर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। तो 4 पार्ट हो गए ऑपरेटिंग सरप्लस के, कौन कौन से? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट के फर्दर 3 पार्ट है। कई बार हमें प्रॉफिट की वैल्यू ऐसे दे रखी होती है, लेकिन कई बार इसके डिविजन्स करके दे रखे होते हैं। तो प्रॉफिट को कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से करती है? कंपनी क्या करती है? 1 पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। तो प्रॉफिट का फर्दर पार्ट क्या हुआ? डिविडेंड। देन कंपनी ऑल्सो पेज द टैक्स ऑन प्रॉफिट। कंपनीज को अपने प्रॉफिट पे टैक्स भी पे करना पड़ता है, जैसे हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं। और थर्ड, कंपनी कुछ प्रॉफिट बचा लेती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सेविंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो क्या हुआ? प्रॉफिट के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? फर्स्ट इज डिविडेंड, सेकेंड इज कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड द थर्ड इज कॉर्पोरेट सेविंग्स। ये तभी यूज करने हैं जब प्रॉफिट गिवन ना हो। अगर प्रॉफिट गिवन है तो हम प्रॉफिट की वैल्यू यूज करेंगे, हम इन तीनों को इग्नोर कर देंगे। आई होप ऑपरेटिंग सरप्लस क्लियर हो गया होगा। नाउ कम्स द थर्ड कॉम्पोनेंट। थर्ड कॉम्पोनेंट कौन सा था? मिक्स्ड इनकम। अब ये मिक्स्ड इनकम किसकी है? ये मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, पर्सन हैं, उनकी। सो इट इज द इनकम earned by the self-employed person for using their own land, labor, capital and entrepreneurial skills. यानी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, फॉर एग्जांपल एक चार्टेड अकाउंटेंट है, अगर वो किसी क्या काम करते तो वो तो कंपनसेशन मिलता उन्हें, तो वो तो सीओई का पार्ट हो जाता। लेकिन एक चार्टेड अकाउंटेंट है और अपनी ही फर्म खोल लिया उन्होंने, ठीक है, तो जब उन्होंने फर्म खोली तो वो भी खुद काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो अब उनकी जो इनकम होगी वो 2 नेचर में होगी। उनकी इनकम सीओई भी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस भी है। कैसे? हर महीने सैलरी लेंगे, कैश मिलेंगे, काइंड मिलेंगे, तो वो हुआ सीओई। और साल के एंड में उन्हें प्रॉफिट भी होगा क्योंकि उनकी फर्म है खुद की, तो यानी ऑपरेटिंग सरप्लस। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनकी जो इनकम है वो सीओई के नेचर में प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस के नेचर में होती है, इसलिए इनकी इनकम को मिक्स्ड इनकम कहा गया है। क्यों? क्योंकि इनकी इनकम, फिर से बता रही हूँ, क्योंकि इनकम दोनों नेचर में होती है। कौन कौन सी? सीओई एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन ये जानना ज़रा मुश्किल होता है कि कौन कितना पार्ट सीओई है और कितना पार्ट ऑपरेटिंग सरप्लस है, इसलिए इनको हम सिर्फ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। इनके फर्दर कोई कॉम्पोनेंट्स नहीं है। तो कॉम्पोनेंट सिर्फ किस किस के हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑपरेटिंग सरप्लस के। तो जब हम मेजर हेडिंग्स को ऐड कर देंगे, यानी सीओई प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सॉरी I repeat it again, when we add all the 3 components, that is COE and compensation of employee, 1 plus operating surplus and third mixed income of self-employed, ये जो 3 मेजर हेडिंग्स हैं इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कौन सा एग्रीगेट आएगा? कौन सा एग्रीगेट वैल्यू निकल के आएगी? NDP एट FC निकल के आएगी। आई होप ये जो फॉर्मूला है वो आपको क्लियर हो गया होगा, इसके कंपोनेंट्स क्लियर हो गए होंगे। हमें इनके कंपोनेंट्स भी क्लियर करना है। नाउ कम्स द वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज प्रिकॉशंस। जब भी हम इनकम मेथड कैलकुलेट करते हैं, इनकम मेथड से नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है और उसे हम कहते हैं प्रिकॉशंस। और वो कौन सी बातें हैं? क्योंकि ये हमें और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। हमें हमेशा एक क्राइटेरिया याद रखना है कि इनकम मेथड में सिर्फ वही इनकम लेनी है जो फैक्टर इनकम है, जो किसी काम के बदले में की गई है, उसी को हम कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट प्रिकॉशन इज ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर अर्निंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। कोई भी ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे ओल्ड एज पेंशन, जैसे स्कॉलरशिप, हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। सेकेंड प्रिकॉशंस, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़। इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक स्मगलिंग, इससे इनकम जनरेट हो रही है तो इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट है, साथ ही इन पे कोई टैक्स नहीं किया गया, ये अनअकाउंटेड मनी है, पता ही नहीं है, तो इनको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। The third commission on the sale of second hand goods। second hand goods यानी used good,
ठीक है। तो यूज गुड पे जो कमीशन दिया गया है, उनको बेचने या खरीदने पे जो कमीशन दिया गया है वो कमीशन इंक्लूड किया जाएगा। सपोज मैंने एक कार खरीदी थी 2016 में, ठीक है, किसी से खरीदी थी मैंने, अब मैं उसको बेच रही हूँ, मैंने उस कार को 5 लाख में बेचा, साथ ही साथ उस पर कमीशन दिया 20,000 रुपये। तो अब हम इनमें से कौन सी दो वैल्यू इंक्लूड करेंगे? सेकेंड हैंड गुड जो 5 लाख में बेची गई वो इंक्लूड करेंगे या 20,000? तो जो यूज गुड हमने बेचा था 5 लाख वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जबकि जो 20,000 है कमीशन पे किया गया, क्योंकि एजेंट ने तो अपना काम करके दिया ना, एजेंट ने अपनी सर्विसेज दी है, मुझे रेंडर की अपनी सर्विसेज, तो हम वो 20,000 इंक्लूड कर लेंगे। अब क्वेश्चन होता है कि 5 लाख क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे? क्योंकि वो यूज्ड गुड है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी तब इंक्लूड कर ली गई थी जिस साल वो फ्रेश बना था, जिस साल वो न्यूली बना था, उस साल की नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में वो इंक्लूड कर ली गई थी। क्लियर? इसी तरह से शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स का जो अमाउंट होता है सेल एंड परचेज का वो हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये पेपर क्लेम्स हैं, इनसे कोई प्रोडक्शन नहीं होता डायरेक्टली, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। बट इन पे जो कमीशन होता है, शेयर्स एंड परचेज खरीदने बेचने पे हम एजेंट्स को कमीशन देते हैं, वो हम कमीशन इंक्लूड करेंगे क्योंकि एजेंट ने सर्विसेज रेंडर की है। नाउ कम्स द नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स यानी अचानक से आपको प्रॉफिट हो गया, लॉटरी खुल गई आपकी, लॉटरी खुल गई, तो लॉटरी खुलने से आपने तो कोई काम किया नहीं है, तो इसलिए फैक्टर इनकम नहीं है, वो तो ट्रांसफर पेमेंट हुई, तो विंडफॉल गेन हम इंक्लूड नहीं करते। सिमिलरली कैपिटल गेन, कैपिटल गेन क्या होता है? द गेन और द गेन विच अराइजेज ऑन सेल ऑफ कैपिटल गुड्स और फिक्स्ड एसेट। एक लैंड थी 10 लाख में खरीदी थी, 10 साल बाद 30 लाख में बेच रहे हैं, तो जो प्रॉफिट हुआ 20 लाख का, दैट इज कैपिटल गेन, वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, कैपिटल गेन भी इंक्लूड नहीं होता। नाउ कम्स imputed or estimated value of services rendered for families या सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। ध्यान से सुनिए, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, ऐसे सर्विसेज जो अपने ही कंजप्शन के लिए हमने रेंडर किए, क्या हम उसको हम इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अ डॉक्टर डूइंग द चेकअप ऑफ हिज फैमिली मेंबर, बाहर वालों का चेकअप करेगा तो फीस लेगा, तो डेफिनेटली वो इंक्लूड होगी क्योंकि फैक्टर सर्विसेज दिया। लेकिन अपने ही घर वालों का चेकअप किया तो क्या एस्टिमेटेड वैल्यू हम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये सर्विसेज लव एंड अफेक्शन, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन की जाती है और उसकी वैल्यू एस्टिमेट करना मुश्किल है। इसी तरह से अ टीचर टीचिंग हिज और हर सन, अपने ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपनी डॉटर या अपने सन को पढ़ा रहे हैं, तो उस जो वैल्यू है एस्टिमेटेड वैल्यू कि एक्चुअल तो कोई पेमेंट की नहीं गई है, तो जो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है क्या वो इंक्लूड होगी? नहीं, क्योंकि अगेन ये जो सर्विसेज हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए हैं, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन की गई हैं, तो इसकी वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट कम ऑनर ऑक्युपाइड हाउस, ऐसे घर जिसमें ऑनर खुद रह रहे हैं, तो वो किसी को रेंट तो नहीं दे रहे हैं, तो क्या उसका एस्टिमेटेड रेंट हम इंक्लूड करेंगे? यस, हम उसका एस्टिमेटेड रेंट इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एक तरह से सेविंग्स हो रही है जो फर्दर वो यूज़ करेंगे। तो सर्विसेज नहीं, सेल्फ कंजप्शन के लिए जो सर्विसेज हैं वो इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन ऑनर ऑक्युपाइड हाउस का जो रेंट है, एस्टिमेटेड रेंट है, उसको हम इंक्लूड करेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द प्रिकॉशंस of income method for estimating national income and domestic income. Now we will see how national income is obtained with the help of income method. Now we are having a look at the note, the topic that we have discussed today. वो एक तरह से ये notes हैं जो आज हमने डिस्कस किया। NDP at FC given by income method and the 3 component COE, compensation of employee, operating surplus and mixed income. COE के 3 further components हैं, wages and salaries in cash, in kind and employer contribution towards social security scheme. Similarly, operating surplus के further rent, interest, royalty and profit is further divided into dividend, corporate tax and retained earnings. And then comes the mixed income. Mixed income of self-employed, इसका कोई भी component नहीं है. Then we have discussed about the
प्रिकॉशंस, हमने प्रिकॉशंस डिस्कस किए हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट्स नहीं इंक्लूड करना, इलीगल एक्टिविटीज़ से जो इनकम है वो इंक्लूड नहीं करनी है, कमीशन जो दी गई है सेकेंड हैंड गुड्स पे वो इंक्लूड करेंगे, सिमिलरली शेयर्स एंड डिबेंचर्स पे जो कमीशन दी गई है वो इंक्लूड करेंगे, विंडफॉल गेन इंक्लूड नहीं करना, कैपिटल गेन भी इंक्लूड नहीं करना है हमने। इसी तरह से ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस का रेंट तो हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन सेल्फ कंजप्शन के लिए जो सर्विसेज हैं वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ कम्स हाउ वी ऑब्टेन नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। तो पहला स्टेप है अप्लाई फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सेज एनडीपी एट एफसी इक्वल टू सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को ऐड करेंगे तो एनडीपी एट एफसी आएगा। अगर ये मेजर हेडिंग नहीं दे रखे हैं तो उनकी माइनर हेडिंग्स, उनके कंपोनेंट्स, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट हम ऐड करेंगे। देन स्टेप 2 ऐड NFIA, क्योंकि नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या कहलाता है, NNP एट FC, और पहले स्टेप में हमारे पास आ चुका है NDP एट FC। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर नेट है इधर नेट है, कोई चेंज नहीं, इधर नेशनल है इधर डोमेस्टिक है तो चेंज करेंगे, प्लस NFIA, और इधर FC है और इधर FC है, कोई चेंज नहीं। तो इस तरह से 2 स्टेप्स के अंदर ही हमने नेशनल इनकम ऑब्टेन कर लिया है। So in this lecture we have learned about the income method of estimating domestic income and national income. इस वीडियो में हमने थ्योरी पार्ट को टैकल किया है, प्रैक्टिकल्स वी विल लर्न लेटर ऑन कि कैसे सॉल्व करने हैं। तो आई होप यू विल लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज ऑल्सो, एंड द क्विज एज जो हमारी प्रथा है, जो हमारा कस्टम है, ट्रेडिशन है, इस टॉपिक के ऊपर जो क्विज है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। Enjoy your stay at home, be at home and stay safe, stay at home. Thank you.